gram sample of a compound of oxygen and boron gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron, and 0.144 gram of oxygen and 0.144 gram of oxygen full stop. Calculate the percentage composition of the compound by mass. Percentage composition of the compound by mass. ये आपको बता a 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by mass. ठीक है, तो हमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बतानी है. हम ये कहेंगे वो जो पूरा का पूरा सैंपल है, जो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, उसका मास कितना है? 0.24 ग्राम्स का मास है. और वो बोल रहे हैं कि वो बना हुआ किसका है? वो ऑक्सीजन और बोरोन का बना हुआ है, जिसमें बोरोन 0.24 में से बोरोन कितना? 0.096 और ऑक्सीजन कितना? 0.144 ग्राम. तो जैसे हमसे ये कहा जाता है ना कि टोटल आपका 30 मार्क्स का कोई टेस्ट है और 30 मार्क्स में से आपके मान लीजिए 22 या 23 मार्क्स हैं. तो अगर कोई बोले कि भाई परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे अगर 22 मार्क्स हैं तो 22/30 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इस तरह से परसेंटेज आ जाती है. तो उसी तरीके से पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसका मास है 0.24 ग्राम और उसमें से जो है बोरोन कितना? 0.096. तो 0.096/0.24 ये कर देंगे, है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी. तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ boron in this compound is equal to mass of boron on mass of compound multiplied by 100. ठीक है, तो बोरोन का मास कितना है? 0.096 अपॉन कंपाउंड का मास कितना है? 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है, तो क्या होगा कि आप इसके बाहर भी एक जीरो लगा दो, इसके बाद भी एक जीरो लगा दो. ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर फिर 3 डिजिट्स हो जाएंगे और इधर डेसिमल के बाद वैसे ही 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया. फिर 12 8 96 होता है और 12 2 24 और एक जीरो आ गया. ठीक है ना, और 25 100, तो 8 5 कितना हो गया? 40%. तो उस कंपाउंड में 40% जो है वो बोरोन ही है. उसके अलावा फिर जब वो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि किसी भी कंपाउंड में अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो वो 100 होती है. तो अगर 40% इसमें है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 60%. ठीक है,
तो फिर भी अगर चाहें तो उसको कैलकुलेट करके देख लो, 60 आएगा। यहाँ लिखिएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया। मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ कंपाउंड। हाँ जी, ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है, 0.144 ग्राम। 0.144 और अपॉन कंपाउंड का टोटल मास है 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया। 12 सा 144, 12 सा 20, 5 सा 100, 12 5 सा 60, रिजल्ट है 60%। समझ गए होंगे? ठीक है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें देखिएगा, जैसे कोई भी जो साइंटिस्ट है वो जो कोई रूल्स देता था तो उन रूल्स को क्या देते थे, पोस्टुलेट्स। तो डाल्टन ने 10 पोस्टुलेट्स दिए। वो 10 पोस्टुलेट मैं आपको 10 के 10 लिखवाऊंगा, लेकिन एग्जाम में जनरली कई बार ये बोल देते हैं कि कोई 5 पोस्टुलेट बता दो, कोई 6 पोस्टुलेट बता दो। तो मेरी तो सजेशन यही है कि 10 याद कर लेना, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो 2-4 तो बच्चा वैसे ही भूल जाता है घबराहट को। ठीक है ना। अगर आप 5 या 6 ही याद करके जाओगे तो पता चला वो भी 2-3 भूल गए, तो 2-3 ही याद रहेंगे। तो 10 के 10 कर देंगे। तो इसके पोस्टुलेट्स लिखने होंगे कि उसने थ्योरी क्या दी थी एटम की। यहाँ पर लिखेंगे द वेरियस पोस्टुलेट्स or assumptions or assumptions of Dalton's atomic theory of matter. Dalton's atomic theory of matter are as follows. तो जो अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं? पहला है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ, कैंसिल कर दो, 2 नंबर कम कर देंगे। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ऑल द मैटर is made up of very small particles called atoms. Called atoms. तो पहला assumption इसका ये था डाल्टन को, all the matter is made up of very small particles. कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो assumption था वो atoms cannot be divided. Atoms cannot be divided. Third, atoms can neither be created nor destroyed. Atoms can neither be created nor
destroy. Fourth है, atoms are of various kinds. Atoms are of various kinds. Full stop. There are as many kinds of atoms. There are as many kinds of atoms as are elements. मतलब जितने तरीके के एलिमेंट्स होंगे एटम भी उतने ही तरीके के होंगे। तो चार पोस्टुलेट ये हो गई जो कि याद करना कोई खास मुश्किल नहीं है। पहला ये है जो डेल्टन ने बताया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितना भी मैटर है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनको हम एटम्स बोलते हैं। दूसरा बोला है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को फर्दर और छोटा नहीं करा जा सकता और नहीं तोड़ा जा सकता। तीसरा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, एटम को ना तो डिस्ट्रॉय करा जा सकता ना उसको पैदा किया जा सकता, ठीक है ना। तो तीन तो ये हो गया। चौथा है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, एटम्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कितनी अलग अलग तरीके के, जितनी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं लगभग एटम्स भी उतने ही टाइप के होते हैं। मतलब हर एलिमेंट का एटम कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा पहले वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो हर एटम जो है वो उतने ही टाइप के होंगे जितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो ये तो चार तो ये हो गए। पांचवा लिखेंगे, ऑल द एटम्स all the atoms of a given element are identical all the atoms of a given element are identical in every respect comma having the same mass, size and chemical properties. Having the same mass, size and chemical properties. सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इससे पहले वाला और ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं सर। देखिए, पहले वाला है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। तो एटम्स जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जितने तरीके के एलिमेंट होते हैं उतने ही तरीके के एटम्स होते हैं। लेकिन अगला वाला जो है उसमें और इसमें चौथे में अंतर क्या है, बोल रहे हैं ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। किसी एक ही एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो सारे एक जैसे ही होंगे। वो नहीं है कि उसके अंदर के एटम्स जो है वो डिफर करेंगे, नहीं। ऑक्सीजन के अंदर का जो एलिमेंट है, कार्बन के अंदर का जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन के अंदर का जो एलिमेंट है, वो सारे डिफर करेंगे आपस में, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक ही एलिमेंट के अंदर के सारे एटम्स की बात करें तो वो हर तरीके से सेम होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, सेम साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होता है, ठीक है। ये पांचवा पोस्टुलेट हुआ। छठा देखिएगा, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों के तीनों जो है ये साथ साथ याद करोगे ना, तीनों मिलते जुलते हैं। छठा देखिएगा क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स differ in mass, size and chemical properties.
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सही है, ये सेम जो है, अगर एक ही एलिमेंट की बात करी जाए तो उसके जो एटम्स हैं वो सारे के सारे उनका मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करी जाए तो दे डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी सबकी जो मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, अलग अलग। सातवां लिखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन between two or more chemical combination between two or more elements consists in the joining together consists in the consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds. Molecules of compounds. केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, इट कंसिस्ट्स इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो हम ये कहते हैं कि जब दो कोई भी एलिमेंट्स जुड़ते हैं ना, है ना, तो ये इसका इस पूरे जो एजम्पशन है इसका मतलब क्या है, जब दो कोई भी एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो एक्चुअली वो एलिमेंट्स नहीं जुड़ते, वो उनके एटम्स जुड़ते हैं। ठीक है, उनके एटम्स जुड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये दो एलिमेंट्स जुड़ गए और जुड़कर एक कंपाउंड बना दिया। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमने एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ दिया, हम दीवार बना रहे हैं, हमने एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ दिया। तो बेसिकली क्या जुड़ता क्या है, जुड़ता सीमेंट है। सीमेंट जो है वो एक ईंट से जुड़ता है, वही सीमेंट जो है वो दूसरी ईंट से जुड़ता है, और वही सीमेंट जो है वो आपस में जुड़ जाता है। तो हमें लगता है कि हमने ईंट से ईंट हम जोड़ते चले गए। ठीक है, तो ये जो है, और पुराने ज़माने में जो घर बना करते थे वो मिट्टी के बनते थे। वो मिट्टी के कैसे बनते थे कि मिट्टी की ईंट है और बीच में भी मिट्टी लगाते थे, उसके बीच में भी मिट्टी लगाते थे, और फिर वहाँ पर जो प्रोसेस होता था वो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता था। डिफ्यूज़न का प्रोसेस ये है कि अगर एक मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी की एक ईंट बनी हुई है, और उस ईंट के ऊपर आपने एक ईंट रख दी और 1 साल या 2 साल तक रखी रहने दी, फिर आप उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे तो छूटेगी नहीं, क्योंकि उसमें जो मड के पार्टिकल्स हैं, एक ईंट में से दूसरे ईंट में मड के पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी वजह से पुराने ज़माने में क्या होता था कि मकान जो है वो बड़े बड़े दिनों में बनते थे, कि अभी तो हमने 4 दीवारी कराई है अपने घर की, अब 2 साल बाद जो है वो इसके ऊपर छत डलवा देंगे। ठीक है, फिर छत डलती थी, फिर उसके बाद कहते थे कि अभी तो छत डलवाई है, फिर 1 साल बाद ऊपर कमरे बनवा देंगे। ठीक, तो ये होता था कि जब किसी को मकान बनाना होता था तो मकान बनाना वॉज अ ह्यूज टास्क, ये बहुत बड़ा काम है भाई, है ना, 10 साल में जाकर मकान बन रहा है या 5 साल में जाकर मकान बन रहा है। तो ये पहले के ज़माने में ये चीज़ होती थी। फिर उसमें बरसात का इंतज़ार करा जाता था कि बरसात होगी तो ये चीज़ और मजबूत हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर छत डलवाएंगे। तो पुराने ज़माने में इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होता था। अब जो है अब सीमेंट वगैरह लगाकर फटाफट कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वहाँ पर भी क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि जब एक मड ब्रिक से दूसरी मड ब्रिक जुड़ती है तो एक्चुअली उनके पार्टिकल्स आपस में जो है वो कंबाइन करते हैं। इसी तरह से जब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कंबाइन होता है, जुड़ता है, तो उनके एटम्स आपस में जुड़ते हैं।